Assalamualaikum, I'm Suhaira Sajid. Welcome to Facebook live show of PNY Trainings. सबसे पहले अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज का इंट्रोडक्शन करवाती जाऊं। पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज डील्स अंडर दीज एंटिटीज पीएनवाई ट्रेनिंग्स, पीएनवाई पिंक एंड पीएनवाई एडवर्टाइजिंग। PNY Trainings is Pakistan's best IT training institute, and PNY have a facility of online classes. So no matter where are you from, you just need to contact our representative for registration. And you can register yourself in digital media marketing, web development, art and design, media production, cybersecurity and networking, accounts, skills, and many more. And then हमारी जो second है brand PNY Advertising, it is dealing in digital media marketing which provide digital marketing and other services to business. So you can take help to advertise your business and services as well. Then मेरी मोस्ट फेवरेट आप सब गर्ल्स की मोस्ट फेवरेट पीएनवाई पिंक, और पिंक से पता चलता है कि समथिंग रिलेटेड टू गर्ल्स एंड फीमेल. सो पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो ये ब्रांच है पीएनवाई पिंक इज डीलिंग इन डिफरेंट कोर्सेज रिलेटेड टू सेल्फ ग्रूमिंग एंड मेकअप. सो इस तरह से पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज काम कर रहे हैं ताकि आप घर बैठे बहुत सी ढेर सारी जो है एजुकेशन वो ले सकें और बहुत सी स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन है वो भी ले सकें. अब आते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेशन इन इंडस्ट्रीज. तो इसके लिए हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो आज गेस्ट है हमारे पास वो हैं अफान खान, को फाउंडर एंड सीईओ एट सेंटर्ड. तो उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. अल्हम्दुलिल्लाह सर, वार्मली वेलकम सबसे पहले तो आपको. सर सबसे पहले मुझे तो ये लग रहा है कि हमारे पास टाइम शॉर्ट हो जाएगा बिकॉज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही वाइड है और देन हमें आपसे सेंटर्ड के बारे में भी पूछना है. तो उस पे आने से पहले भी मैं ये चाहूंगी कि आप काइंडली अपने बारे में बताइए, आपकी जो एजुकेशन और देन जो आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस है. जी मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट है उससे जो मैं करेंटली कर रहा हूँ. तो आई एक्चुअली कम फ्रॉम रियल एस्टेट बैकग्राउंड प्राइमरीली. मैं पिछले 7-8 साल से तकरीबन दुबई में था, रियल एस्टेट सेक्टर में था. तो फर्नीचर इंडस्ट्री में आना या इंटीरियर रिलेटेड इंडस्ट्री में आना वाज अ मैसिव स्विच. और फिर अगेन मार्केट भी डिफरेंट थी. मैंने पहले कभी पाकिस्तान में कोई खास काम नहीं किया हुआ था. वो जो बिल्कुल यंगर डेज में जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन किया हुआ था बस वही था. बट कोई मेन तो सर ये आज से कितना टाइम पहले की बात है ये? बिकॉज अगर हम दुबई की बात करें तो लास्ट कुछ ईयर्स में हमने बहुत चेंज देखा है दुबई में, तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी कि आप जिस टाइम पे वहां पे गए थे क्या माहौल था. मैं एक्चुअली जिस टाइम पे गया था उस टाइम पे दुबई रिकवर कर रहा था अपने जो एक फाइनेंशियल क्रंच आया था रिकवर कर रहा था. सो दिस वाज बैक इन 2011. ओके. दुबई इन 2011. तो मार्केट आस्ता आस्ता करके रिकवर हो रही थी रियल एस्टेट की, क्योंकि 2008 के क्रैश के बाद इट गॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर रियल एस्टेट मार्केट टू सस्टेन. तो 2011 ऑनवर्ड्स थोड़ा थोड़ा बेहतर होने लग गया था. और हमारा टॉपिक एक्चुअली बड़ा फिटिंग है इसके साथ क्योंकि 2011-12 में ही दुबई की रेगुलेटरी एजेंसी है रेरा के नाम से, जो बहुत प्रेडोमिनेंटली सामने आ गई थी कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. क्योंकि 2008 में जब स्लम्प आया तो अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट अ लॉट मनी. इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसे लगाए हुए थे, प्रोजेक्ट्स कभी कंप्लीट नहीं हुए, क्या कंपनी लिस्ट होगी, शट डाउन होगी. तो उसके बाद से दुबई ने एक रेगुलेटरी एजेंसी इंट्रोड्यूस हुआ. एक्चुअली इट वाज ऑलरेडी वर्किंग बट इट वाजंट डूइंग इट्स जॉब उस लेवल पे जिस तरह से करनी चाहिए थी. तो a lot of people lost their money. तो 2008 ऑनवर्ड आस्ता आस्ता उन्होंने एक रेगुलेटरी एजेंसी को बिल्ड करना शुरू कर दिया जो हर चीज को ओवरसी करती थी. द अमाउंट ऑफ अपार्टमेंट्स और हाउसेस दैट आर गोइंग टू बी बिल्ट उस पे भी नजर रखते थे. क्या प्राइसेस पे प्रॉपर्टीज बिक रही हैं उस पे भी नजर रखते थे. कौन ले रहा है कौन बेच रहा है हर चीज पे एक ओवरसाइट होने लगी, जिसकी वजह से आस्ता आस्ता करके जो इंडस्ट्री थी वो काफी रेगुलेट होने लग गई और कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट होने लग गए. तो उसमें फॉर इंस्टेंस कुछ इस तरह की चीजें हैं कि कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको एक मिनिमम अमाउंट अपने बैंक बैलेंस होना चाहिए फॉर यू टू स्टार्ट सेलिंग दैट प्रोजेक्ट. तो उससे फायदा ये होता है कि गॉड फॉरबिड इफ द प्रोजेक्ट नेवर टेक्स ऑफ और इफ इट गेट्स कैंसल्ड तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा लूज नहीं करते हैं.
इंस्टेड जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है रेरा, वो पैसा लेती है उस कंपनी के बैंक अकाउंट से, एस्क्रो अकाउंट से जो रजिस्टर्ड होता है रेरा के साथ हर प्रोजेक्ट का, वहां से पैसे लेके वो इन्वेस्टर्स को वापस दे देते हैं, तो उनके राइट्स। तो अब इसलिए एक सेफेस्ट प्लेसेस टू इन्वेस्ट इन द वर्ल्ड दुबई बन गई है, क्योंकि उन्होंने ये प्रिकॉशनरी मेजर्स टाइम पे लिए। नाउ कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन सेंटर्ड, या मैं 2011 में गया था Dubai, so I was in the real estate sector all the way up till early 2019, January 2019, last year actually is when I moved back to Pakistan. उससे 1-2 साल पहले भी मैं ज़मीन के लिए काम कर रहा था, तो दुबई का जो ज़मीन के ऑपरेशन थे उनकी सेल्स और ऑपरेशन पूरे जीसीसी की मैं हेड कर रहा था। तो तब से ही मैं काफ़ी इंक्लाइंड था पाकिस्तान मूव होने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इज अ मैसिव मार्केट और क्योंकि इमर्जिंग मार्केट है, तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली अगेन मसले को जिस तरह किया कि हमारी रेगुलेशंस नहीं है इंडस्ट्रीज में, जिसकी वजह से जिस तरह की डेवलपमेंट या प्रोग्रेस होनी चाहिए थी पाकिस्तान की या अभी भी होनी चाहिए, वो उस तरीके से नहीं हो सकती। राइट। Yeah, so in 2019, I moved to Pakistan. I joined a multinational furniture or kitchen company. तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था. I got to learn a lot about product sales as well. उससे पहले मैं ज़ाहिर है project sales में था. तो it's a whole different ball game. Because like I said, Pakistan is an emerging market. हमारी construction boom पे है इस वक्त भी. तो the growth margins are massive. पाकिस्तान में बहुत growth potential है. So which is why I wanted to move back to Pakistan, and alhamdulillah, I moved back early next year. And towards the end of last year, me and 3 of my other partners, we formed Centered. अब Centered के 2 business arms हैं या 2 functions हैं. One side of it deals in designing. So anything related to interior designing, product designing, or whatever kind of designing it is, interior terms, we do all of that. And the second arm is products, because we produce all of our furniture in Pakistan, or obviously the people of Pakistan. तो एक जो मेन कॉन्सेप्ट था कि हम लोग ये करना चाहते हैं, या उसकी जो इंस्पिरेशन थी, वो इंस्पिरेशन यही थी कि हम लोग देखते थे कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैसेज अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट। कुछ जो अच्छी कंपनीज हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो जब तक यहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स लैंड करते हैं, वो इतने ओवर प्राइस हो गए होते हैं कि वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो वो बेयरली 2 to 5% मार्केट को केटर करते हैं, और बाकी जो है वो you know they can't get that level of quality in their products, क्योंकि वो यहाँ पे जाहिर सी बात है हमारे उस तरह के कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो था, ये इंस्पिरेशन जो थी, वो आई ही यहाँ से कि हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैसेज को डिलीवर कर सकें। इसी वजह से हमारी पूरी प्रोडक्शन, और हम ऑब्वियसली चाहते भी यही है, हम इनकरेज भी करते हैं पाकिस्तानी प्रोडक्शन को, क्योंकि हमारी 55 मिलियन से ज़्यादा आवाम है जो वर्किंग क्लास है, और ऐसे मुल्क में भी अगर आप अपनी इंडस्ट्रीज को ना खड़ा कर सके तो इट्स एक्चुअली अ शेम, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, व्हिच इज व्हाई। बहुत अच्छी बात है सर कि आप ना सिर्फ इसको समझ रही हैं और इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं, और आपकी बातों से यही लग रहा है कि यही मेन रीजन है कि आप पाकिस्तान वापस आए, वरना लोग वहीं पे रह जाते हैं और वहीं पे कहते हैं कि ठीक है अब हम तो यहाँ सुकून में हैं, और देन जो है आपने स्टेप लिया और आप इस तरह से बैक आए। मैं यहाँ पे चाहूंगी कि हम थोड़ा सा कमेंट्स भी ऐड कर लें, क्योंकि सब आपको वेलकम भी कह रहे हैं यहाँ पे, और मैं आपको उन सबके जो है कमेंट्स ऐड करते हुए देन हम अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपसे पूछने वाली हूँ उसकी तरफ चलते हैं। जी, तो सब क्या कह रही, रिफत कह रही बहुत अच्छा मालूमाती प्रोग्राम है और बहुत अच्छी कोशिश है PNY, थैंक यू सो मच जी। और क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपके जो हैं सब लोग पूछ रहे हैं, ये ऑलरेडी हमारी लिस्ट में है, वो भी पूछते हैं साथ। अच्छा सर, आप ये बताइए कि इजी वर्ड्स में, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे व्यूअरशिप है सिर्फ वही नहीं है लोग जो कि ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो इजी वर्ड्स में अगर हम कहें तो व्हाट इज रेगुलेटेड मार्केट? रेगुलेटेड मार्केट एक्चुअली है क्या, ताकि सिंपल वर्ड्स में वो लोग भी समझ सके जो इस साइड पे आना चाहते हैं या जो ऑलरेडी सिस्टम का पार्ट हैं बट वो अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो सबके लिए जो है ये बहुत मालूमाती होगा ये जानना आपसे। तो रेगुलेटेड मार्केट बेसिकली वो होती है जिसको कोई गवर्निंग बॉडी
जिसकी ओवरसाइट करे और जिसका चेक एंड बैलेंस करे। अब कोई भी गवर्निंग बॉडी जो रेगुलेट करती है वो नॉर्मली गवर्नमेंट का पार्ट होती है, तो उसके अंदर चीजें इस तरह की आ जाती हैं कि फॉर एग्जांपल एक XYZ प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। यहाँ पे अब जिस तरह बात करें तो रेगुलेशन नहीं है, उससे मसला ये होता है कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट वेरियस डिफरेंट प्राइसेस में बिक रहा होता है। तो एक सेम प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपीज का भी फॉर एग्जांपल बिक रहा है और वो 10 रुपीज का भी बिक रहा है। तो रेगुलेशन लाने से आपको फायदा ये होता है कि आपको पैरामीटर्स दे दिए जाते हैं गवर्निंग बॉडी की तरफ से या रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से। तो उसमें वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल जाती है कि जो नए स्टार्टअप्स हैं हमारी तरह भी, उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती है कि अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट पे काम करना चाह रहे हैं और हम लेट्स से 1000 रुपये का एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, अब क्लाइंट एंड यूजर जैसे आपने कहा कि लेमैन जो होते हैं उनको इतनी डिटेल्स का नहीं पता होता, क्वालिटी के बारे में नहीं पता होता। वो उठ के यहाँ स्टोर वेंडर के पास जाएंगे, वो उन्हें कहेंगे कि हम आपको फॉर एग्जांपल 500 रुपए में बना देते हैं। तो लोग मेन चीज उसकी सिर्फ प्राइस देखते हैं, ये नहीं देखते कि उसके अंदर यूज क्या हो रहा है, उसका मटेरियल कैसा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, या उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, उसकी लाइफ साइकिल कितनी है। तो रेगुलेशन आने से ये होता है कि हर चीज एक सेम लेवल पे आ जाती है कि गवर्नमेंट आपको बताती है कि ये पैरामीटर्स हैं जो आपने करने हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल वोट का ले रहे हैं कि अब यहाँ पे हम हर तरह की वोट यूज कर लेते हैं, जो सस्ती मिली महंगी मिली जिसको जो पसंद आ रही है हम वो वोट कट भी कर लेते हैं, यूज भी कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि वो वोट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छी भी है या नहीं है, या जिस तरह के हम दरख्त काट रहे हैं उनके इफेक्ट्स क्या हैं। तो ये पूरी रेगुलेशन का एक पार्ट हमारी डिफॉरेस्टेशन भी है, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है डिफॉरेस्टेशन वैसे भी। अब अगर हम पिछले 20-30 ईयर्स में भी देखें तो अबाउट 1990 तक हमारी 4% ऑफ द लैंड से ज्यादा पाकिस्तान का फॉरेस्ट में कवर्ड था, और अगले 20 ईयर्स में अबाउट आई थिंक 2010 तक हमारी डिफॉरेस्टेशन मजीद 2% हो गई थी, यानी हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर्ड एरिया जो था वो 2% रह गया था, एंड एज ऑफ नाउ इट्स 2%। तो ये भी उसका एक पार्ट है क्योंकि रेगुलेशन नहीं है, हम ये देख ही नहीं रहे कि हम कितने दरख्त काट रहे हैं, उसका क्या यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम बस बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे मेजर फैक्टर इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि बड़े बड़े जितने हमारे बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं उनको अपनी एनर्जी के लिए भी वोट चाहिए होती है, तो वो भी काटने में लगे हुए हैं, जो टिम्बर के लिए यूज होता है वो भी काटने में लगे हुए हैं। तो हमारी कंजम्पशन जितनी है हमारी प्रोडक्शन उतनी है ही नहीं ऑलरेडी। हमारी कंजम्पशन जो है वो तकरीबन 55 मिलियन क्यूबिक मीटर्स हैं, उससे ज्यादा ही है एक्चुअली, और हमारी प्रोडक्शन जो है वो 14 मिलियन क्यूबिक मीटर्स है, तो उसके अंदर ऑलरेडी एक बहुत डिफरेंस है जो हमें आस्ता आस्ता जाके बाद में ही मसला बनेगा। तो जब हमें पता है कि मसला क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम आता है, इसको ठीक करने में जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्या ये आवाम का कसूर है, क्या ये सिस्टम का कसूर है, या उन लोगों का कसूर है जिनके हाथ में ये सिस्टम है? एक्चुअली आई थिंक ये बड़ा इजी है हम सबके लिए कि हम लोग हमारा एक एज अ नेशन ही शायद सबसे पसंदीदा मशगला ये है कि हम गवर्नमेंट्स को गालियां दे के अपनी भड़ास भी निकाल लेते हैं और हर चीज उन पे डाल देते हैं जब ब्लेम तक या एग्जैक्टली बिकॉज ऑब्वियसली आपने किसी न किसी तरीके से अपनी अपनी प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव या अपने सर्विस को महंगा बेचने का एक जस्टिफिकेशन पैदा करनी है, तो वो जस्टिफिकेशन हम ये दे देते हैं कि गवर्नमेंट्स करप्ट हैं, which is obviously not untrue either। ये एक उसका या सबसे बड़ा पार्ट शायद एक ये है। लेकिन आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें अपने एक्शंस की। इट्स हाई टाइम कि हर इंडिविजुअल जो है अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, एंड इन टाइम इंशाल्लाह आस्ता आस्ता करके चीजें सही होने लग जाएंगी। So I believe इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पे ही चल रहे हैं। साथ साथ सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कमेंट्स में आपको सर, और वेलकम भी कर रहे हैं, गुड कह रहे हैं बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच आप सबका। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मजीद भी तो आप पूछ सकते हैं, और जो पूछ रहे हैं कि PNY ट्रेनिंग्स जो हैं वो फ्री क्लासेस या सर्टिफिकेशन
करवाते हैं या नहीं? बिल्कुल करवाते हैं। वर्कशॉप्स होती हैं। अभी ये जो है पीएनवाई ट्रेनिंग्स पे भी एंड पीएनवाई बैंक पे भी फ्री वर्कशॉप्स हो रही है। देन उसके बाद कोर्स लॉन्च किया जाता है, तो वो सब लोग जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं वो पेज से अपडेट रह सकते हैं, यहाँ से अपडेट्स ले सकते हैं। और सेंटर्ड से रिलेटेड कुछ भी अगर आप जानना चाहें, करना चाहिए, तो अफनान खान साहब हमारे साथ हैं। आप इनसे सारी मालूमात ले सकते हैं। और अभी तो आपके सामने ये है, हमने जो है 60 मिनट्स साजिद के ग्रैब किए इसी वजह से कि आपको डिटेल से सब बता सकें। अच्छा सर, हम देखते हैं बहुत ज्यादा अब हमारा दिल करता है जैसे अपने घर में हम रहते हैं, घर से बाहर जाते हैं तो कोई अच्छी चीज देखें तो दिल करता है हमारे घर में भी ये हो या हमारे पास भी हो। इसी तरह जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, फिर पाकिस्तान पूरा अपने घर जैसा उसी तरह से फील आती है और दिल करता है कि जब यहाँ सिस्टम देखते हैं पाकिस्तान से बाहर, वो घर में भी हो। अभी आपने इस बात की सिस्टम की सारी, जिसमें प्रॉपर्टी डीलिंग भी आ जाती है, देखो फर्निशिंग के लिए फर्नीचर एंड ईच एंड एवरीथिंग, जो इतनी सब चीजों की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, बिजनेस है। वहां पे हम देखते हैं इकेया बड़ा सेंटर ऑफ अटेंशन है। इकेया से जब सब चीजें वहां से ली जाती हैं, पाकिस्तान में अभी आपने जैसे बताया कि बहुत ज्यादा जो है वुड कटिंग होती है यहाँ पे, ट्रीज को इस तरह से जब काटा जाता है, मींस प्रोडक्ट यहाँ पे जो रॉ मटेरियल भी है, देन ऐसे लोग भी हैं कि जो वहां से एक्सपीरियंस लेके, आप जैसे बहुत से हमारे फेलोज यहाँ पे हैं जो, पर यहाँ पे उस तरह की चीजें क्यों नहीं बन रही, वैसे सिस्टम क्यों नहीं जनरेट हो रहे, फिर लोग यहाँ से वहां जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो इसके बारे में बताइए। जी, आई थिंक अगेन सबसे बड़ा इसमें मसला ये है कि किसी चीज़ का चेक एंड बैलेंस नहीं है। और जिस तरह हमारा मेन टॉपिक है कि इंडस्ट्रीज के अंदर कोई रेगुलेशन नहीं है, आई थिंक वो ही मेजर एक पार्ट है कि हमारा ओवरऑल एज अ कंट्री इटसेल्फ हमारी रेगुलेशंस काइंड ऑफ वीक हैं। हम्म, हर चीज़ में हमारी गवर्निंग बॉडीज कोई अपना काम नहीं करती हैं जिस तरीके से उनको करना चाहिए, हम्म, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे जाते जा रहे हैं पूरी दुनिया से। हम्म, और अभी फॉर्चुनेटली जैसे मैं आपको कह रहा था कि हमारी तरह और भी बहुत लोग हैं जो हमें भी मिलते हैं, जिनके साथ हम काम भी करते हैं, जो हम्म, यंगर लॉट, जो यंगर जनरेशन है, जो एक्चुअली अपने ऊपर ले रही है या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है इस चीज़ की कि हम आस्ता आस्ता करके चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जाएं। हम्म, तो जैसे आपने कहा कि क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिलती हैं हमें, तो हमें इसलिए ज़्यादातर या तो हम आइडियाज़ बाहर से लेके आते हैं या हम चीज़ें बाहर से लेके आते हैं, तो वही चीज़ें हम यहाँ पे बिल्कुल। और करते ये रहते भी एक बात है, माइंडसेट हमारा, हम समझते हैं बाहर से है तो ये अच्छा है। ये भी समटाइम ऐसा होता है कि माइंडसेट होता है कि बाहर से है तो अच्छा है, हमारी अपनी प्रोडक्ट है तो ये मे बी ये नहीं, चाहे वो ज्यादा अच्छी हो, उस पे ज्यादा अच्छी जो है मटेरियल और देन जो उसकी सर्विस है, ये कुछ भी समथिंग। हैं। ये आप एब्सोल्युटली करेक्ट कह रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हम थोड़े से एज अ नेशन ही कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमें पता नहीं क्यों ये कॉम्प्लेक्स है, या हमें इतनी ज़्यादा कोई लगाव है बाहर की चीज़ों के साथ कि हम हर चीज़ सिर्फ अगर वो बाहर की है तो उसको एसोसिएट कर देते हैं अच्छा होने से, और ऐसा हम्म, बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे पाकिस्तान में 55 मिलियन से ज़्यादा वर्किंग क्लास हैं, तो हम्म, हमारे पास हर तरह की स्किल सेट अवेलेबल है, हमारे पास लोग अवेलेबल हैं जो ये काम कर सकते हैं। हम्म, अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर चैनल नहीं है जिससे उनको एजुकेट किया जाए, जिसमें उनकी नॉलेज को इंक्रीज किया जाए, जिसमें टेक्निकल एस्पेक्ट उनको सिखाए जाए। हम्म, अब फॉर एग्जांपल वुड क्राफ्टमैन आपको, अब यहाँ पे हमें तरखान वगैरह, ये हमें ये हर जगह 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 मिल जाती हैं। उनमें भी वो स्किल सेट है कि वो लकड़ी का काम जानते हैं, लेकिन वो अपने स्किल सेट कभी डेवलप ही नहीं कर सकते क्योंकि कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई जगह नहीं है जो उनको सिखा सके। बिल्कुल। तो हम एक ही चीज को दोबारा दोबारा करते रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल फर्नीचर इंडस्ट्री को देख लें तो आपने खुद भी नोट किया होगा, आपको कोई घर वगैरह की चीज चाहिए हो, आप पूरी मार्केट घूम लेंगी, आपको वही चार डिजाइन पूरी मार्केट में नजर आएंगे। बिल्कुल हर बिल्कुल ऐसा है। कोई सेम चीजें रखी हुई हैं क्योंकि और हम फिर इसका जो है सोल्यूशन पता है हमारे पास क्या आता है, हम फिर ये करते हैं कि ऑनलाइन हम सर्च करते हैं वो डिजाइन जो कि पाकिस्तान से बाहर डिस्प्ले किए गए हैं, हम फिर वो लेते हैं, फिर हम जाके उनको दिखाते हैं कि आप काइंडली हमें इस तरह का बना के दें, इस तरह का हमें करके दें, और देन वो चीजें होती हैं। क्योंकि अभी जो आप बात कर रहे थे ना, वो जो एक क्राइसिस था, एक फॉल था 2011 में समथिंग, ये वो टाइम था कि जब मेरा दुबई में स्टडी टाइम चल रहा था, मैंने जब वहां पे से स्टडीज अपनी की, फैशन डिजाइनिंग और सब चीजें, तो वो टाइम था कि वो बड़े करीब से इन सब चीजों को जब वहां पे भी फिर एक डिफरेंस फील हुआ, और मैं रिलेट कर पा रही हूँ आपकी उन चीजों को जिस एंगल से आप
बात कर रहे हैं और जिस एंगल से आपने जो है यहाँ पे वापस आके आपने सोचा कि इस तरह से, और मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के भी कि आपने वहीं पे रह के वहीं पे सारा नहीं किया, आपने सोचा कि यहाँ पे क्योंकि स्टेप लेने की जरूरत है। वहां पे जब हम जाते हैं ना तो कितना वही चीजें हैं, शायद पाकिस्तान में हमें ज्यादा अच्छी मिल जाए बिकॉज यहाँ तो रॉ मटेरियल हमारा जैसे वही बात है अपना है, बट वो जो एक मैनेज्ड वे है ना, मुझे समटाइम वो डिफरेंस लगता है जैसे हम 5 स्टार रेस्टोरेंट में या होटल में वो आपको जिस तरह की वो प्रेजेंटेशन मिलती है, आपको ढाबे में वो नहीं मिलेगी। तो मुझे समटाइम लगता है कि शायद प्रेजेंटेशन का फर्क है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा फर्क है। हम्म। अब हम वो दुकानदारी वाले माइंडसेट से ही नहीं निकले। हमने पता हम्म। नहीं क्यों हर चीज को एक दुकानदारी बनाई हुई है कि हमने हर चीज को उसी तरीके से चलाना है कि वो यार इस तरह भी चल जाता है तो इसी तरह कर लो। इस तरह हम्म। चल जाता है इज नेवर गोना टेक यू एनीवेयर। जब हमने हर चीज को वो जुगाड़ू माइंडसेट के साथ लेके चलना है कि अगर ये चल जाता है हम्म। तो चलने दो, इस तरीके से कभी भी एक नेशन आपकी बात से मुझे एक बात याद आई है, हमारी समटाइम क्लासेस होती हैं, जब मैं क्लास लेती हूँ तो उसमें हमारी कुछ ऐसी सिस्टर्स भी होती हैं जो कि 3 मंथ्स या 4 मंथ्स किसी ऐसे सैलून पे सीख के तो देन वो उन्होंने अपना सेटअप बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगेन वही बात, चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी चीज का। तो क्या होता है कि यहाँ कोई जो सैलून्स हैं रजिस्टर्ड नहीं भी हैं तो डजेंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उनसे जब मैंने कहा कि आप ये जो कर रही हैं ये इस तरह नहीं, ये राइट वे ये है और आपको मजीद सीखने की जरूरत है, वो कहती हैं आप ही अल्लाह का शुक्र है, जैसे यहाँ के लोग हैं उतना नॉलेज उतना सीख लिया और सीखने की जरूरत है। तो यही चीज अभी जो है हमें इंडस्ट्री में भी नजर आ रही है। तो इस चीज का इम्पैक्ट कितना ज्यादा हो रहा है कि हम ओवरऑल इकोनॉमी का जब हम देखते हैं, मैं कितने ज्यादा अपने सर्कल में लोगों को जानती हूँ कि वो कहती हैं कि हम इकेया से शॉपिंग कर लेंगे जाके। आप खुद भी जानते होंगे इस चीज को कि कितना ज्यादा। तो इसको चेंज, अब ये देखिए मसला तो हमने पकड़ा, इसको ठीक कैसे करना। अच्छा, लाइक आई सेड, रेगुलेशन लाना, रेगुलेशंस भी हमारे पास हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। तो आई हम्म। थिंक हर चीज का एक फ्लिप साइड भी होती है। हम्म। जहाँ पे मैं बड़ा या सेंटर्ड बहुत वोकल है हम्म। रेगुलेशन के लिए, वहाँ पे आई डू बिलीव कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है तो इस वजह से हम्म। बैरियर टू एंट्री हमारी जैसी स्टार्टअप्स के लिए थोड़ा ज्यादा इजी है कि कोई हम्म। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं आपको करनी पड़ती, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती हम्म। शुरू में करने के लिए, विच इज एक्चुअली दी ओनली प्लस आई कैन थिंक ऑफ। एक हम्म। प्रोबेबली यही प्लस है कि आप एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं कि यू कैन गेट इनटू इट। हम्म। लेकिन फॉर अ ग्रेटर कॉज या एक बड़े बेनिफिट के लिए हमारी नेशन के लिए आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एक्चुअली इम्पेरेटिव कि हम हम्म। रेगुलेशंस की तरफ जाएं कि हम्म। प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर हम काम करें। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यूरोपियंस वगैरह को देखें, एक बड़ा वेग सा एग्जांपल आपको दूं तो अब जर्मनी में जब तक कोई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होता वो बिकता ही नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स प्राइस। एक चीज आप सस्ती बना देंगे, अगर वो अच्छी नहीं है तो वो नहीं बिकेगी। एक चीज आप हम्म। महंगी बना देंगे, वो अच्छी नहीं है, वो नहीं बिकेगी। जब तक हम्म। उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं होगा वो बिकेगी नहीं, क्योंकि लोग हम्म। यूज टू इट हैं। कंज्यूमर्स बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है, उनको पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनको पता है कि उनको इस अमाउंट में क्या चीज मिल सकती है, वो कितनी हम्म। बेहतर हो सकती है या नहीं हो सकती है। हमारे हम्म। अनफॉर्चुनेटली कोई नो हाउ नहीं है। हमारी नो हाउ सिर्फ इतनी होती है जितने हमारे आसपास के लोगों ने हमें बता दिया। और एक तो हम्म। हम एडवाइस भी बहुत ज़्यादा लेना पसंद करते हैं कि हमने हम्म। कोई भी काम करना है तो इंस्टेड ऑफ having an expert give you opinions or give you advice on that particular subject, हर बंदे से हम एडवाइस ले लेते हैं। तो अब एक मैथ्स का टीचर आपको ये नहीं बता सकता कि बायोलॉजी में ब्ला 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 में आपने क्या करना है। तो मैंने समटाइम देखा है घरों में जब इस तरह से बैठ के सब बात करती हैं तो चाची ताई फूफी वो भी देते हैं कि सब आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। सब एक्सपर्ट बन देते हैं। है और ना। ये हमारी कोई आई गेस कल्चरल वैल्यूज भी इस तरह की हैं कि फिर हम बोल नहीं सकते, फिर हम ना नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये थोड़ा इतना पसंदीदा बात शायद लोगों को नहीं लगेगी, लेकिन ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी कल्चरल वैल्यूज जो हमारी प्रोग्रेस को रोकता है। लोग क्या हम्म। कहेंगे, पसंद नहीं आएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, हम इसी में पड़े रहते हैं। हम्म। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हम किस तरह एज अ नेशन प्रोग्रेस कर सकते हैं, किस तरह पाकिस्तान को ऊपर लेके आ सकते हैं, किस तरह हम्म। अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं, हम्म। हम इन चीज़ों में ही पड़े रहते हैं कि हम लोगों को खुश कर दें, हम कोई नाराज ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो आई थिंक ये भी हम्म। एक बहुत बड़ा पार्ट है कि अगर आपने कोई काम करवाना है तो आपको स्पेशलाइज लोग चाहिए उस काम के लिए,
जो आपको उसके बिल्कुल, नो डाउट। एंड कॉन्स बता सकें, बजाय बिल्कुल इसके ऐसे ही। और ये आई थिंक हमने फिर रीजन तक कहीं किसी तरह पहुंच ही गए हैं, बिकॉज जो सिस्टम में भी शायद कुछ ऐसा ही है कि उन लोगों के हाथ में है वो सिस्टम, जिनको पता नहीं है कि एक्चुअली क्या करना है, किस तरह से करना है। वहां पे भी यही सब चल रहा है। साथ साथ हम अपने कमेंट्स भी ऐड करते जाते हैं। अहमद मंजूर साहब हैं सर हमारे, माशाल्लाह से बड़े जो हैं एजुकेटेड, उनके साथ भी हम सेशन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर, आपके इस तरह से अपनी आपकी पार्टिसिपेशन का, जो आप इस तरह से यहाँ पे आके हमारे साथ जो है कमेंट्स के थ्रू अपनी पार्टिसिपेशन रखते हैं डेली बेसिस पे। सर पूछ रहे हैं, उनका सवाल है, हाउ टू ब्रिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स टू पाकिस्तान, especially to use our manpower like China is doing. What do you think about it? अब एक्चुअली मैं तो इसके कुछ ज़्यादा हक में भी नहीं हूँ कि हम क्यों, स्पेशली फर्नीचर इंडस्ट्री में तो मैं ज़्यादा हक में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगेन लाइक यू सेड कि हमारे पास वर्क फोर्स भी है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, हर तरह का रॉ मटेरियल हमारे पास है। तो क्यों हम इतने फिक्सेटेड हैं इस चीज़ पे कि हम बाहर की कंपनियों को लेके आए? हमें बाहर की कंपनियों की ज़रूरत नहीं है। वो जिस तरह के प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसी क्वालिटी के, इफ नॉट बेटर देन दैट, हम खुद यहाँ पे बना सकते हैं। तो हमें जो चीज़ करने की ज़रूरत है, हमें अपना फोकस रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें अपना फोकस बाहर की कंपनीज को लाने से बजाय अपनी कंपनीज को बिल्ड करने का, या उनको चांस देने का, या उनको सपोर्ट करने का आई थिंक अब टाइम है कि हम इस चीज़ से हट जाएं कि बाहर की कंपनी आएंगी तो ही हमें बेहतर जीने का तरीका या बेहतर चीज़ें देंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के लोग हैं जिनको इतनी नो हाउ है, जिनको इतनी नॉलेज है, और जो एक जेन्युइन विल के साथ काम करना चाहते हैं कि हम बेहतर कर सकें। और अगेन अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो सेंटर्ड लाइक आई सेड बना ही इस वजह से था कि हम चाहते थे कि हम एक ग्रेटर कॉज के लिए काम करें। तो वो जैसे जैसे आपके व्यूअर्स वगैरह भी हमें हमारा पेज फॉलो करते हैं, गेट टू लर्न मोर अबाउट आवर कंपनी कि हमारी वैल्यूज क्या हैं, हमारा मिशन क्या है। तो इन अ नटशेल द मिशन इज टू मेक पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस अ लॉट बेटर। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी आजकल सबसे ज्यादा जो एक रोना रोया जाता है वो है महंगाई का। बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, हर पर्सन यही कहता नजर आता है। और इसका क्या हल है? और इस तरह से अभी हम जो बात कर रहे हैं, लोगों के लिए क्यों लोग ये वाली शॉर्टकट्स यूज करते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए, चीप मटेरियल यूज कर लेते हैं, और देन क्वालिटी में भी डिफरेंस आ जाता है। अगर वो क्वालिटी अच्छी यूज की जाए तो प्राइसेस वाकई में बहुत हाई हो जाती हैं। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चीजें, इनको कैसे बैलेंस किया जाए इक्वेशन को? मैं आपको एक चीज एक्चुअली बताऊं कि ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी यूज करेंगे तो आपकी अच्छी मटेरियल यूज करेंगे तो आपकी प्राइस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। एंड हम्म। ये हमें खुद भी समझ आई जब हम प्रोडक्शन में आएंगे कि यहाँ हम्म। पे ट्रेंड बन जाता है कि एक चीज इतने की बिक रही है, अगर कोई नया बंदा भी आएगा तो वो भी कोशिश करेगा कि मैं इतने की बेचूं, हालांकि उसे पता होगा कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है फॉर लेस देन दैट, और वो कम हम्म। मार्जिन पे भी वो चीज बेच सकता है। लेकिन वो नहीं हम्म। बेचेगा कि चलो मार्केट का एक रेट बना हुआ है तो हम उसी में बेचें। हम्म। तो जो प्राइस को हम कर सकते हैं वो सिर्फ रेगुलेशन से ही कर सकते हैं। रेगुलेशन से इस तरह कर सकते हैं कि हम हर चीज़ के पैरामीटर सेट कर दें कि हम्म। अगर इस प्राइस ग्रुप में कोई चीज़ बिक रही है तो उसके मिनिमम स्टैंडर्ड ये होने चाहिए कि फॉर एग्जांपल वुड जो यूज हो रही है वो मिनिमम एक्स वाई जेड वुड यूज होनी चाहिए, जो हम्म। हार्डवेयर यूज हो रहा है वो मिनिमम एक्स वाई जेड होना चाहिए, जिस हम्म। तरीके से वो मार्केट किया जा रहा है वो बला सर्टेन तरीके से होना चाहिए। तो इन सब हम्म। चीज़ों में जब रेगुलेशन होगी तो आस्ता आस्ता करके कंज्यूमर की भी नॉलेज में इजाफा होगा। जब कंज्यूमर को पता लगने लग जाएगा इन चीज़ों के बारे में, जब वो वेल इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे इन चीज़ों के बारे में, तो वो खुद अपने राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा केपेबल होंगे या ज़्यादा वेल इक्विप्ड होंगे। तो हमारा मकसद है ही ये कि हम आस्ता आस्ता करके एटलीस्ट लोगों को एजुकेट कर सकें, विच इज ऑब्वियसली नॉट गोना बी इजी, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलता हम्म। रहेगा। वो ये नहीं है कि अभी हमने 1 महीना कर दिया, 2 महीने कर दिया और उसके बाद सब कुछ सही हो गया है, यू नो इट्स ऑल रेनबोज एंड हम्म। बटरफ्लाइज, इट्स नॉट अच्छा, गोना बी अभी लाइक आपने दैट। एक वर्ड यूज किया था, आपने कहा कि जब कोई न्यू भी आता है वो कहता है कि मार्केट में तो यही रेट है। मैं जानना चाहूंगी और हम सब जानना चाहेंगे कि ये मार्केट का रेट बनाता कौन है? ये कौन है जो वो एक वो बना देता है कि ये रेट है?
देखिए ये तो आई थिंक हम सब अंडरस्टैंड करते हैं कि एक जो कॉर्पोरेट माइंडसेट एग्जिस्ट करता है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और वो पूरी दुनिया में है, हर जगह पे है। इसी तरह पाकिस्तान में भी है कि बड़े बड़े बिग शॉट बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं एंड दे डिसाइड, क्योंकि हर चीज इंटरकनेक्टेड है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक टिम्बर का माफिया है, टिम्बर का माफिया डिसाइड करता है कि टिम्बर या कोई भी बोर्ड जो है वो कितने की बिकती है। अगर उसकी प्राइस ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि वो एक रिपल इफेक्ट होगा और वो फर्नीचर भी आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा, बाकी चीजें भी आस्ता आस्ता करके उसका इफेक्ट तो यही। इसका इसका चेक एंड बैलेंस किसने रखना होता है? क्योंकि सम टाइम हम ये चीज भी एक्सपीरियंस करते हैं कि मार्केट के रेट को देखते हुए हमने भी यही रेट रखना। सम टाइम इतना एक बड़ा डिफरेंस होता है रेट्स में। कहीं वो चीज बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस में मिल रही होती है, बट अदर हैंड हम थोड़ा सा ही जब मार्केट में विजिट करते हुए कहीं और जाएं तो वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। ये चेक एंड बैलेंस किसने रखना होता है? ये प्राइमरीली तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो भी हम्म। रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, ये एजेंसी होती है, वो गवर्नमेंट के थ्रू होती है। तो हम्म। जब गवर्नमेंट इस चीज को प्रॉपर्ली या जो जब वो रेगुलेशन को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तब इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज होनी शुरू होती है। और फिर वो Alright. जाहिर जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं, वो हर बंदा अपने मुताबिक थोड़ी बहुत इधर से उधर कर लेता है, और बाय द टाइम इट रीचेस द कंज्यूमर तो उसकी प्राइस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है उसमें। कंज्यूमर्स और बेचारे तो, बेचारे हाँ, कंज्यूमर्स ही फिर फंसते हैं हर जगह पे आके। एग्जैक्टली ये बात, जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी पिछले दिनों कोरोना का जब इशू बना हुआ था, तो आप किसी भी दुकान पे कुछ लेने जाएं तो वो 4 गालियां हुकूमत को देता था और फिर आपसे 100 रुपए 200 रुपए ज्यादा ले लेता था। तो दुकानदार का कुछ नहीं जा रहा। वो सबसे अगर बड़ी जो चीज है वो मास्क, मास्क की हमने देखा है कि वो उसकी कॉस्ट कहाँ पे चली गई। जो सिंपल मास्क हैं वो इवन मैं लेती थी जो पॉलिथीन ग्लव्स का पैक होता है, वो रेगुलर मेरे यूज में होता है। वो इस कोरोना और ये सब टाइम पीरियड से पहले वो 40 रुपीज का मिलता था। देन वो इस टाइम में मोर देन 100 उसकी प्राइस थी एक पैक की, जिसमें वो होते हैं पॉलिथीन ग्लव्स। और देन वो भी शॉर्ट हो गया और सब कहते थे कि अगर ये आप 250 रुपीज का एक पैक ले, कहाँ 40 रुपीज थे और कहाँ वो 250 में लिया। फिर मैंने कि मुझे तो जरूरत थी, मुझको तो लेना था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, साथ साथ में हम जो है सबको कमेंट्स में उनके क्वेश्चंस भी ऐड करते जाते हैं, बिकॉज सब जो है वो क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। अच्छा, अहमद मंजूर साहब सर पूछ रहे हैं आल्सो हाउ टू ब्रिंग innovation with these industries like furniture or any other like this industry। जी, कैसे लाई जाए वेरी इनोवेशन? गुड क्वेश्चन। और हम हमारी जो डिजाइन विंग है वो प्राइमरीली फोकस ही इस चीज पे करता है कि हम इनोवेटिव डिजाइन निकालें, हम नई चीजें मार्केट में लेके आए। जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि आप पूरी मार्केट घूम लेंगी, कोई एक चीज लेने के लिए आपको 4 से 6 डिजाइन नजर आएंगे, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। उसके अलावा हम्म। अगर आप कोई चीज पूछेंगी भी तो वो आपको यही कह दिया जाएगा कि मैम आप बता दें, आपको बना देंगे वो। तो हम्म। अपनी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं करता। एक और भी बड़ी मजे की लाइन सुनने को मिलती है। अब तो मुझे हंसी आती है, लाहौर में तो बहुत ज्यादा। हो ही नहीं सकता, ये जी, पॉसिबल है ही नहीं। आप किसी के पास भी चले जाएं ये तो मिलेगा ही नहीं, ये बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है तो। ऐसे ही है, क्योंकि हमने भी जब हम एक्चुअली जब अपनी कंपनी बना रहे थे और हम प्रोडक्शन की लाइन में आना चाह रहे थे, तो ये बड़ी हम्म। अनफॉर्चुनेट बात है कि हम लोग पता नहीं क्यों हम में से कुछ इस तरह के लोग हो जाते हैं जो रोकना चाहते हैं किसी को भी आगे बढ़ने से। हम्म। हमारा भी एग्जैक्टली ऐसे ही था कि जब हम प्रोडक्शन में आना चाह रहे थे तो लोग हमें हर चीज एक पहाड़ बना के बताते थे कि ओ जी ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो करने के लिए आपको इतना इतना टाइम चाहिए, ये करने के लिए तो हम तो 40 साल से कर रहे हैं, आपको तो 2 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं, 10 साल हुए हैं, आप कैसे कर सकते हैं ये। लेकिन आई थिंक अल्टीमेटली कम्स डाउन टू योर विल। हम 4 लोग थे, हमारी विल स्ट्रॉन्ग थी, हमें पता था कि हमने ये करना है, हमारा कॉज स्ट्रॉन्ग था, लेजिटिमेट था, हम मनी हंग्री नहीं थे। हमें पता था कि हम एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं व्हिच इज एक्चुअली गोना सर्व एज एक एक फायदेमंद चीज फॉर अ ग्रेटर कॉज। हम्म। तो हम लोग बस सर नीचे करके हम काम करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। देखते देखते 2-4 महीने में प्रोडक्शन यूनिट भी हमारा सेट हो गया, शोरूम भी सेट हो गया, सारा काम भी चलने लग गया। हम्म। अब अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग जिन जो जिनके साथ हम या जिनसे हम गाइडेंस मांगते थे,
वही काम हम कर रहे हैं, हम थोड़ा डिफरेंटली इसलिए करते हैं, वही जो हम प्राइसेस की एक्चुअली पहले बात कर रहे थे। तो प्राइसेस में भी यही होता है कि हम किसी क्लाइंट को एक चीज की प्राइस देते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद हमारी क्वालिटी नहीं अच्छी, कि हम इतनी सस्ती कैसे दे सकते हैं वही चीज, हम्म क्योंकि दे डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड कि एक चीज की कॉस्ट है कितनी है। हम्म अब एक वो बंदा, एक स्केल सेट हो जाता है ना कि बस यही है इसकी कॉस्ट, तो बस फिर ये ये यही एक्चुअली हमारा मेन पॉइंट है कि अल्टीमेटली कंज्यूमर को इफेक्ट होता है कि हमारे से तो चले एक क्लाइंट निकल के चला जाएगा, वो क्लाइंट जाएगा, एक और अगला क्लाइंट आ जाएगा। कंज्यूमर का खुद सबसे बड़ा नुकसान है कि वो हमसे एक सस्ती क्वालिटी वाली चीज ले सकते थे, या एक बड़ी कंपनी से उन्होंने महंगी चीज उसी क्वालिटी की या उससे लोअर क्वालिटी में खरीद ली, सिर्फ इस वजह से एक कंपनी का नाम था या आपको ये लगा। हमारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक और चीज है कि जब तक हम टीवी पे या बिल बोर्ड्स पे कोई कंपनी नजर नहीं आती, हम तब तक उसको लेजिटिमेट समझते ही नहीं है। हमें लगता है हम्म कि ये तो जब तक टीवी पे नहीं आया, जब तक एड्स नहीं आए हैं, जब तक बिल बोर्ड नहीं लगे हैं, तब तक तो वो है। सेलिब्रिटीज उसको उसकी इंडोर्समेंट नहीं कर रहे तब तक। और ये हमारा, क्योंकि मेरा अपना सेल्स एंड मार्केटिंग का बैकग्राउंड है, और हम्म मार्केटिंग तो है ही ये है कि आप किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम्म पाकिस्तान में मार्केटिंग ज्यादातर बड़ी जगहों पे आप चली जाए तो इट्स लिमिटेड टू सेलिब्रिटीज, कि आप इसको ले लें, नहीं नहीं इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। जब तक आप किसी बड़े सेलिब्रिटी को नहीं लेंगे, यही नहीं करेंगे, बिजनेस ही नहीं चल सकता। जब तक एड्स नहीं चलेंगे, ये क्यों हम्म। क्यों हम इस तरह की हमने मार्केट क्रिएट कर दी है, कि हमें पर एक एक ये भी एक एक बहुत बड़ा चेंज देखा है, जैसे भी आपने कहा कि आपने तो भी स्टार्ट लिया, और आज अब वो लोग जिनसे आप सजेशंस लेते थे या वो आपको इस तरह से गाइड करते थे, तो वो आप उनके साथ उनके कंपटीटर बन के आप खड़े हैं। एक ये भी बड़ी चीज है कि बेशक उनका बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत से लोग इस मार्केट में हैं, 20 साल से हैं, बहुत से लोग मैंने देखा है वो ओल्ड स्कूल वे ही फॉलो कर रहे हैं, जबकि अब मोड चेंज हो चुके हैं, बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। अगर उनसे सजेशन लेंगे, एक्सपीरियंस उनका चाहे 20 साल का है, बट वो आजकल के दौर के हिसाब से जब तक वो खुद अडॉप्ट नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, वो उसके बारे में सजेशन नहीं दे सकते। अगर एक पर्सन कह रहा है एड्स, आजकल प्रमोशन के वेज डिफरेंट हो गए हैं, इंडोर्समेंट करवानी कैसे है, किससे करवानी है, तो जो ओल्ड स्कूल पर्सन है या जिनका माइंडसेट ही इतने साल, उन्हें 20 साल गुजारे हैं पहले, तो अभी तक वो खुद इस चीज में नहीं आए, तो फिर मैं ये भी समझ रही हूँ कि ये भी राइट टाइम है, अगर यंगस्टर अपना माइंड यूज करते हुए अपनी डायरेक्शन में अच्छे से काम करें, तो मे बी वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे आप बिल्कुल ऐसी। और हम लोग वही जैसे आपने कहा कि जो ओल्ड स्कूल लोग हैं वो इतने अब पक्के हो गए होते हैं अपनी आदतों में या अपने वेज में, कि अगर आप में? उन्हें कोई चीज बड़े इज्जत और एहतराम के दायरे में रहते हुए भी उनको बताते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो ऑफेंड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि आप हम्म कल के बच्चे आपको ज्यादा पता चलते हैं। बट टाइम हम्म बदलते रहते हैं, जैसे जैसे अब हमसे जो अगली जनरेशन आएगी, इट्स अ नो ब्रेनर कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे ज्यादा। अब मेरी नीस है, 3 साल की है वो, और आई थिंक वो जब से 1.5 2 साल की थी तब से वो प्रॉपर फोन भी यूज कर सकती है, वो अपने यूट्यूब पे वीडियोस भी देख लेती है। हम्म तो टेक्नोलॉजी अब, क्योंकि नई जनरेशन जो है वो पैदा ही टेक्नोलॉजी में हुई है। हम भी right. शायद थोड़े बड़े हो गए थे जब कंप्यूटर वगैरह आम होने शुरू हुए, तो इट गॉट इट टुक अस अ लिटिल बिट ऑफ अ टाइम टू गेट यूज्ड टू इट, और फिर वी ग्रो इनटू इट। हमसे जो पुरानी अब जनरेशन थी उनको अब बिल्कुल तो पता नहीं खुद था। भी ओल्ड स्कूल फील होता है कि हमने तो बहुत लेट ये सब चीजें देखी, खुद को फील होता है कि हम भी ओल्ड स्कूल हैं, और हम अभी जो बच्चों के हाथ में टैब्स हैं, ये कभी हमारे हाथ में ये मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स और ये सब चीजें हमने तो कभी नहीं यूज किया। अच्छा सर, साथ साथ हम ये जो है क्वेश्चंस भी ऐड करते जाते हैं। अहमद मंजूर साहब पूछ रहे हैं, एंड हाउ टू एजुकेट पीपल रिगार्डिंग ऑल दीज इंडस्ट्रीज, एजुकेट कैसे किया? अच्छा जी, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अगेन हम हर बंदे को बिठा के ये चीजें समझा नहीं सकते। तो ये हम्म जब आस्ता आस्ता करके प्रैक्टिस बननी शुरू हो जाती है किसी चीज की, तो जाहिर सी बात है अभी हम करेंगे, हमें देखा देखी शायद 1 2 कंपनीज और करने लग जाएंगी, 3 कंपनीज करने लग जाएंगी। तो वो जब तक हम अपने ऊपर नहीं लेते ये चीज कि हम कोई भी चीज खरीदने से पहले, कोई भी चीज बेचने से पहले अपनी मार्केट रिसर्च भी कर लें, अपना नो हाउ भी इकट्ठा कर लें, रेलेवेंट लोगों से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ले लें, तो आई थिंक आस्ता आस्ता करके वी विल हेड इन द राइट डायरेक्शन। हम्म बट रेगुलेशन अगर होगी तो आई थिंक थोड़ा सिंपल इसलिए हो जाता है कि आपको पता होगा कि इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है।
अभी हमें पता ही नहीं है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, कि अगर मैं अपना घर बना रहा हूँ या मैं अपना फर्नीचर लेने जा रहा हूँ, तो अगर मैंने कोई प्रॉपर नो हाउ लेनी है तो मैंने किसके पास जाना है, किसी को नहीं पता। तो जब कोई प्रॉपर, अब पाकिस्तान की फर्नीचर काउंसिल है, लेकिन पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल कोई खास काम नहीं करती है, कोई उनके खास चेक एंड बैलेंसेस नहीं है, कोई पैरामीटर्स नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई इस तरह का खास सीन नहीं है। वो एक, जिस तरह हमने फर्जी बॉडीज बनाई हुई है पाकिस्तान में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, उसी तरह अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल भी है। तो आई थिंक ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, लाइक आई सेड अर्लियर, कि हम आस्ता आस्ता कुछ लोग करने लग जाएंगे, तो होपफुली एक नॉर्म बन जाएगा, एंड स्लोली बट श्योरली थिंग्स विल गेट बेटर। उम्मीद पर दुनिया कायम है, बट आई डोंट नो व्हाई जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट के इदारे हैं सारे, उनका हाल ओल्ड स्कूल वाला है, और वो पता नहीं क्यों उसमें जिद्दत नहीं आ रही, उसमें इतनी जो कि आनी चाहिए इन सब चीजों को जल्दी से करके। बिकॉज वही बात है, जब आप पाकिस्तान के बाहर से आपका टाइम स्पेंड होता है और आप जब आते हैं, फिर ये बहुत ज्यादा फील होता है कि कितना पीछे हैं अभी सब चीज में। और जितने टाइम में समझने और समझाने की बातें हो रही हैं, ये तो टाइम प्रैक्टिकली करने का है। तो इसी सब में एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल इसी तरह है कि हम लोग अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसी फेज से गुजर रहे हैं, जिस फेज से दुनिया गुजर के, या अब हमारे हमें इंडिपेंडेंट हुए हुए भी 70 ईयर से ज्यादा हो गए। अब इस तरह का होना चाहिए था कि अब हम लोगों को थ्राइव कर लेना होना चाहिए था, हमें एशिया का जायंट होना चाहिए था। अगर हम 50s और 60s में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला के इतने आगे चले गए थे, देयर इज नो रीजन कि अभी हम लोग एटलीस्ट एशिया के लीडर्स ना होते in terms of our economy as well, in terms of our workforce as well, in terms of other aspects as well. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे कुछ बैड डिसीजंस, कुछ इस तरह के डिसीजंस जो हम पे इम्पोज कर दिए गए, कुछ इस तरह की चीजें जो हम ओवरसी कर देते हैं रोजाना, कुछ इस तरह की चीजें जो हम निगलेक्ट कर देते हैं, ये सारा एड अप होके ये हाल बन जाता है जो हम लोगों ने अब पाकिस्तान के कर दिया। नो बट डाउट। फॉर्चुनेटली अब आपको नजर भी आता है आसपास के जो न्यूअर लॉट है, वो खुद कोशिश करती है, वो खुद मेहनत करते हैं। एक चीज जो चेंज होगी है, जो मुझे बड़ा विजिबली अब नजर आता है, कि पाकिस्तान में यंगर लोगों को हार्ड वर्क करने से डरना अब खत्म हो गया। पहले तो लोगों को पता नहीं क्यों एक वो था कि बस हमें एक गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए, हम एक स्टडी जॉब कर रहे हैं, 20-25 साल उधर ही गुजारे हैं, उसके बाद रिटायर हो जाए। अब एटलीस्ट लोग कोशिश करते हैं, कोई इनिशिएटिव लेते हैं कि हम अपना काम करें, कुछ बेहतर काम करें, कोई अपना नाम बनाएं। सो दैट इज अ मैसिव पॉजिटिव। उसके अलावा हमारी ओवरऑल नेशन, ये बहुत यंग नेशन है। आई थिंक हम अंडर 30, हमारे about 70-75% अमाउंट जो है वो अंडर 30। तो गुड टाइम्स अहेड इन फ्यूचर इंशाल्लाह। We just need to take the right measures, and inshallah. बिल्कुल। और ये इन सब चीजों का मकसद यही है, वही है ना, कि एजुकेशन कैसे स्प्रेड की जाए, बताया कैसे जाए। इस सेशन का भी यही मकसद है, क्योंकि बात करेंगे तो सब तक बात पहुंचेगी। इसीलिए यही एक वे है अवेयरनेस का, कि जिससे सब तक ये वाली बात पहुंचेगी। अच्छे से हम यहाँ पे ऐड करते हैं कमेंट्स भी। अदनान साहब पूछ रहे हैं, what is the potential of furniture industry in Pakistan? Why we have not got the designs of international standards like IKEA? क्या है इसमें कमी? अच्छा, I think again, एक तो the first part of your question, massive potential. I think unparalleled to any other market. क्योंकि the amount of houses that we have being built in Pakistan on a daily basis is insane. फिर आजकल तो कुछ गवर्नमेंट ने भी एमनेस्टीज वगैरह दी हुई हैं, कुछ एग्जाम्पशंस दी हुई हैं टैक्सेस पे, जिसकी वजह से एकदम से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफी बूम आ गया है। और कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली लिंक्ड होती है आपकी प्रोग्रेस के साथ। जब कंस्ट्रक्शन होगी तो उसके साथ अबाउट कुछ भी नहीं तो 6 से 7 इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। उसके अंदर आपकी कॉमर्स भी आ जाती है, बैंकिंग आ जाती है, उसके अंदर आपका फॉरेस्टेशन आ जाती है, एग्रीकल्चर आ जाता है। हर तरह की डिफरेंट इंडस्ट्री जो है वो उसकी वजह से एक्टिव हो जाती है। तो आई थिंक पोटेंशियल तो मैसिव पोटेंशियल है, कोई इसमें तो डाउट ही नहीं है, कोई देयर इज नो टू वेज अबाउट इट कि ह्यूज मार्केट, ह्यूज। और ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन पाकिस्तान में इतनी ज्यादा हो रही है,
we're already above 60%, और 2030 तक हमारी urban population जो है वो rural से ज़्यादा हो जाएगी most likely। तो हम urbanization की तरफ जा रहे हैं बहुत बिल्कुल, rapidly। क्योंकि रूरल एरिया से सब शिफ्ट हो रहे हैं डिफरेंट, वो जो आजकल प्रोफेशन इतने ज्यादा हो गए ना, पहले तो वो स्पेसिफिक से होते थे प्रोफेशन, तो अब सबको वही जो आप वाली बात की, यंग जनरेशन को पता है हमारी डायरेक्शन क्या है, हमने किस डायरेक्शन में जाना है। दूसरा पार्ट आपके क्वेश्चन का था कि हम क्यों डिजाइन नहीं ला सकते। अगेन हम डिजाइन ला सकते हैं, हम शायद लाते इस वजह से नहीं है कि हम सेफ प्ले करते हैं। हमें लगता है कि ये चीज इस तरह की है, ये तो हमें पता है कि बिक जाएगी, तो फिर हम यही बनाएं। हम क्यों किसी और चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करें जो शायद उस तरीके से काम करे या ना करे, या एक आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज हो। तो आई थिंक एक फैक्टर उसका ये है कि हम थोड़ा डर डर के एक्ट करते हैं, हम सेफली प्ले करना चाहते हैं। बट लाइक आई सेड अर्लियर, आप सेफली प्ले करके कोई भी ग्रेट चीज अचीव नहीं कर सकते। पर ये देखें, ये भी तो माइंडसेट, अगर ये बात है तो क्या आप समझते हैं कि ये माइंडसेट राइट है? मुझे तो लगता है ये है कि जैसे अक्सर मीडिया इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि ऐसे ड्रामे या ऐसी चीजें इसलिए बनाई जाती हैं कि रेटिंग ज्यादा आती है, लोग देखना चाहते हैं, जबकि अर्तुगरुल आया, हमें पता चला कि वो कवर्ड इतना अच्छा जो है, वो चीज भी लोग देखना चाहते हैं। तो ये तो एक माइंडसेट किसी भी तरह से, अगर उनकी सोच तक है, बनाने वालों की सोच तक, तो ये क्या आप समझते हैं कि ये क्या माइंडसेट है और ये क्या ठीक है? ऐसा तो नहीं है। और जब वो इनोवेशन नहीं और ये एक्सपेरिमेंट नहीं, ये तो आई थिंक एक नॉर्मलाइज हो चुकी है चीज, लोगों को यहाँ से नहीं मिलती, वो बनवाते हैं खुद से, लेके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि हम लोगों ने बहुत लिमिट कर दिया अपने आप को हर एस्पेक्ट में, कि हम लोगों अपनी सोच को भी अनफॉर्चुनेटली हमने लिमिट इस तरीके से कर दिया है कि वही, जिस तरह मैंने कहा, कि वही दो चार डिजाइन हैं जिनको हम रगड़ते रहते हैं। फर्नीचर मेकर्स भी, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी इजी प्ले करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कंज्यूमर्स का भी कुछ माइंडसेट इसी तरह का है कि हम कोई और सी चीज अपने कमरे में ना रख लें, घर में ना रख लें, इधर ना रख लें कि कोई लोग आगे मजाक ना उड़ाएं, ये ना करें। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट आई थिंक कोई एज फार एज द डिजाइनिंग इज कंसर्न, हमारे बहुत जबरदस्त डिजाइनर्स हैं पाकिस्तान में, बहुत यंगर लॉट है जो बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर में आ रही है, जो डिजाइनिंग में आ रही है। तो बहुत ज्यादा इस तरह के लोग हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा, हमने अभी तक जो हमने बात की है उससे मुझे तो एक बात समझ में आई है कि लॉस में सिर्फ कंज्यूमर्स हैं। अगर क्रिएटिव। कहीं भी जाके वो चेन कहीं पे रुकती है तो वो कंज्यूमर्स पे है। तरीका बताइए कि जो कंज्यूमर्स हैं वो किस तरह लॉस से बच सकते हैं या वो फायदे में रह सकते हैं, उनके लिए भी टिप्स होनी चाहिए ना। आई थिंक ये तो हर बंदे के ऊपर वैसे भी होना चाहिए कि जब भी आप कोई चीज लेने जा रहे हैं, तो आपको अपनी मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। और हम्म। मार्केट रिसर्च सिर्फ उन लोगों से नहीं होनी चाहिए जो आपके आसपास हैं, बल्कि उन लोगों से होनी चाहिए, या आपको इंफॉर्मेशन उन लोगों से एक्सट्रैक्ट करनी है जो राइट लोग हैं, जो उस इंडस्ट्री का पार्ट है, या जिनको नो हाउ है उस इंडस्ट्री की या उस प्रोडक्ट की। तो आई थिंक जब भी आप कुछ भी लेने जा रहे हैं तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट, उससे पहले ये है कि आप अपनी मार्केट रिसर्च करें। ऑनलाइन आपको हर चीज मिल जाती है आजकल, कोई भी चीज आप जाके लिखें, कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलती है। हम पता नहीं, जब हमारे पास हम्म। गूगल है तो उसको यूज क्यों नहीं करते हैं। आप गूगल पे जाएं, आप जाके लिखें। मैं यही कहने लगी थी कि क्या आप गूगल को वो राइट चीज समझते हैं कि जिससे हमें मशवरा लेना चाहिए? हाँ अभी एटलीस्ट तो वो भी अगर, कितने मजे का आ गया है, ओके गूगल, उससे बातें करते रहे, वो बताती रहती हैं। बिल्कुल ऐसी है। और पहले भी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ओल्ड स्कूल चीजों में हम कुछ फंसे हुए हैं, कुछ ओल्ड स्कूल प्रैक्टिस में फंसे हुए हैं। हम्म। वो उसी उसी वक्त मुझे आज भी एक चीज याद आ गई थी। तो वो एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है पाकिस्तान में, आई थिंक, जो उसको नाम दिए बगैर ही मैं कह सकता हूँ यह सबको समझ आ नहीं जाती है। नहीं, आप ले सकते हैं ना, निजी चैनल अक्सर कहते हैं नहीं नहीं आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप ले लें। नहीं, आई रादर नॉट। बट हम्म। अब उस दिन कल परसों हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज्यादा प्लांटेशन हुई हुई है, और सब आप कुछ सब बहुत। लोग जो देख रहे हैं ना, आप कमेंट्स में गेस कीजिए कि ये जो अपनान सर क्या अफान सर क्या कहना चाह रहे हैं, वो कौन सी सोसाइटी है, वो कौन सी हाउसिंग सोसाइटी? अच्छा जी, तो उनका पानी देने का तरीका भी बड़ा अनोखा है।
जो नॉर्मली आपको शायद किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में नहीं मिलेगा, कि इतनी बड़ी आपने प्लांटेशन कर दी है, पूरा ग्रीन बेल्ट बिछा दिए, लेकिन उनको पानी एक टैंकर से दिया जा रहा है, विच इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, कि आपने पूरे प्लांट्स भी लगा दिए हैं, आपने पूरी तारें भी बिछाई हुई हैं पानी की और व्हाटएवर, बट फॉर सम रीजन ईदर दे डोंट वर्क, या हमें उस पर भरोसा नहीं है कि नहीं ये सही से पानी नहीं दे सकता, तो हम एक टैंकर को भरें और फिर साथ चलते चलते उनको पानी दें। ये कौन से सिटी में हो रहा है? ये भी हमारी सिटी में, पिंडी इस्लामाबाद में। हिंदी ये इस्लामाबाद में नहीं हो हो रहा है। रहा, ये हर जगह पे होता है, आई एम श्योर। ये बाकी शहरों में भी इसी तरह होता होगा, अच्छा, बट मैंने इट्स कराची में सुना है, बट हाँ मैंने लाहौर में तो नहीं अभी तक ऐसा। काफी बड़ी सोसाइटी, प्रोबेबली द बिगेस्ट सब सोसाइटी। गेस करें जो देख रहे हैं, कमेंट्स में बताइए कि सर एक्चुअली कौन सी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो कसौटी शुरू हो गया। अब एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि हम क्योंकि अपनी रिसोर्सेज यूज नहीं करते हैं, या जो टेक्नोलॉजी हमारे डिस्पोजल पे है हम उसको यूज नहीं करते हैं, तो हम हम्म। अल्टीमेटली हायर प्राइस पे करते हैं हर चीज की। अब अगर हम्म। आपने पानी देना है तो उसका एक सिंपल, जो कि एक कॉमन प्रैक्टिस है शायद 30-40 सालों से, कि आप जब भी हम्म। पौधे लगाते हैं आप उनके अंदर वाटर प्लांट्स पाइप्स वगैरह लगा देते हैं, और वो अच्छा। ऑटोमेटिकली वो शावर्स खुल जाते हैं, पानी भी मिल जाता है पौधों को, सब कुछ हो जाता है। हम्म। जब आप एक्सटर्नली ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपने 4 बंदे जो हैं उनको भी बाउंड किया हुआ है, उनकी भी आप सैलरियां पे कर रहे हैं, वो बाहर फेर रहे हैं, वो टैंकर में फेर रहे हैं, टैंकर का पेट्रोल लग रहा है, टैंकर को हम्म। पानी भर के लेके आना है, वो एक पूरा एफर्ट वाला काम है। तो इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस कि एक सिंपल काम करने के लिए हम कितना ज्यादा ज्यादा मेहनत करते हैं, व्हिच इज हम्म। एब्सोल्युटली रिडिकुलस, बिकॉज़ वी वर्क हार्ड बट वी डोंट वर्क स्मार्ट एट ऑल इन अ लॉट ऑफ हम्म। केसेस। तो हम क्यों नहीं वो टेक्नोलॉजी यूज करते, या जो हमारे पास चीजें डिस्पोजल पे हैं हम उनको क्यों नहीं यूज करते एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ाने के लिए। अच्छा, अभी ये देखें, अभी ये जो बात करें, हमारे यहाँ पे जो भी पर्सन होते हैं सिस्टम सेट करने वाले, उनकी कोशिश तो यही होती है कि इस पे कॉस्ट हमारी कम से कम लगे ताकि हम प्रॉफिट्स ले सकें। अभी जो आपने एग्जांपल दी उस सोसाइटी के बारे में जिसका आप नाम नहीं लेंगे, कि वो उन्होंने सब, जब वो अपना जो भी चेन की बिछा दी, उन सब पाइप्स की, जो उनके सिस्टम थे पानी के, वो सब उनने कर दिए। अब वहां पे उनने जो कॉस्ट की, इन्वेस्ट किया, उनको लॉस नहीं हुआ। तो ये क्या माइंडसेट है? क्यों ऐसा किया जाता है? और ऐसे हम वो डिपार्टमेंट्स में भी इसी तरह की चीजें देखते हैं कि एक चीज होती है वो यूजलेस पड़ी रहती है, उस पर इतना इन्वेस्ट भी हो जाता है। ये क्या माइंडसेट है? ये एक्चुअली यही माइंडसेट है कि जब तक आप चीजों को मैन्युअल रखेंगे ना, तब तक उसके अंदर हमेशा गुंजाइश रहती है करप्शन की। हम्म। तो हम अपने लिए शायद हमेशा थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ देते हैं, कि इतने अपने रास्ते बंद ना करें कि फिर हम लोग खुद ही कोई हैंकी पैंकी कर ना सकें। तो हम्म। अनफॉर्चुनेटली जो लोग बैठे हुए ये चीजें बनाते हैं, ये जिनका काम है इस सब को ठीक करना, वो ही इसके अंदर हमेशा लूप होल छोड़ देते हैं अपने लिए। सर अ, सबने गेस करना है। जो देखिए जी, पहला कमेंट हमें आया है, सैयद हसन कह रहे हैं, लेट मी गेस, इट्स यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अडियाला। नहीं नहीं, उधर भी होता होगा वैसे, लेकिन वो एक प्रॉपर सोसाइटी नहीं है। जी जी। मजीद गेस तुक्का लगाओ मुसलमानों। ओह माय गॉड। अच्छा सर, अब हमने वो सब बातें की, आप उन सब लोगों को, उन सब यंगस्टर्स को जिनमें इतना पोटेंशियल है और अब वो अपनी डायरेक्शन सेट कर रहे हैं, उनको आप की टिप्स चाहिए। आपने इतना टाइम जो है वो इस प्रोफेशन को दिया है, और पाकिस्तान से बाहर भी आपने उन लोगों को काम करते देखा, तो आपको जितना वाइड एक्सपीरियंस है, मैं चाहूंगी कि सब उससे बजाय इसके कि खुद पहले एक्सपीरियंस लें, गलतियां करें, आपकी जो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, उससे वो उन गलतियों से बचेंगे। अगर कोई भी पर्सन है जैसे फर्नीचर के बिजनेस में आना चाहते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस में, क्या आप उनको टिप्स देंगे कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड क्या होने चाहिए? आई थिंक मैं अक्सर जब अपनी सेल्स ट्रेनिंग वगैरह भी करता था, तो मैं एक चीज पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता हूँ, या एक मुझे अपनी सेल्स के दिनों में एक एग्जांपल दिया जाता था। मेरे बड़े अच्छे अच्छे ट्रेनर्स रहे हैं, लकीली मैं क्योंकि दुबई में काम किया, तो बहुत अच्छे इंग्लिश ट्रेनर्स वगैरह भी मिले बाकी डिफरेंट कंट्रीज के। एक मुझे आई थिंक पता नहीं, कोई एक और यूरोपियन कंट्री थी, उसका एक और मेरे मैनेजर थे जो बहुत ज्यादा अच्छे थे, जिनसे आई एक्चुअली गॉट टू लर्न अ लॉट। तो अक्सर एक चीज जो हमेशा एग्जांपल देते होते थे
या एक इंसिडेंट का एग्जांपल देते हो, जैसे कि दो बंदों को एक पारी दे दी जाती है और उनको कहा जाता है कि दरख्त काटें, आधे घंटे का टाइम दिया जाता है। तो उनमें से एक बंदा जो है वो एकदम आरी पकड़ के काटना शुरू कर देता है और वो काटता रहता है आधा घंटा। दूसरा बंदा जो है वो तकरीबन 20-25 मिनट सिर्फ अपनी आरी तेज करने में लगाता है और उसके बाद बाय द टाइम 30 मिनट्स कंप्लीट होते हैं तो वो आखिरी 5 मिनट में आराम से अपना दरख्त काट के खत्म कर लेता है। और इतनी देर में वो जो बंदा जिसने अपनी आरी तेज नहीं की थी वो लगा रहता है और वो हार्डली अंदर सिर्फ गया हुआ होता है क्योंकि उसकी आरी तेज ही नहीं थी। तो आई थिंक टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपना होमवर्क करें, अपनी रिसर्च करें, गेट टू नो अबाउट द इंडस्ट्री दैट यू वांट टू गेट इनटू इनसाइड आउट। जब तक आप किसी चीज के बारे में इतना पैशनेट नहीं हो जाते कि डे इन डे आउट आप उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में बात कर रहे हो, उसी के बारे में फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही ये है कि अपनी रिसर्च करें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, and it doesn't have to be specific to any one thing. Knowledge is power. So any type of knowledge that you can gain is always going to help you. तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपनी रिसर्च करें, अपनी नॉलेज में इजाफा करें, एंड आई थिंक उसके साथ ही विल है, या सबसे इम्पोर्टेंट शायद विल है, विल पैदा करें, हौसला पैदा करें नई चीजें करने का। कोई भी चीज आपको इजीली नहीं मिलती है, या कोई भी अच्छी चीज एटलीस्ट इजीली नहीं मिलती है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो हैंड इन हैंड जाती हैं। नो डाउट सर, बिल्कुल। अहमद मंजूर साहब कह रही हैं हम काम दिखाने के लिए करते हैं, काम करने के लिए नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। यही सुन लिया सबने कि बस हम दिखा दें। वह भी जो बात आप भी करें वो यही है कि जब तक पैशन नहीं होगा, खुद से दिल नहीं करेगा चीजों को समझने को, तब तक हम उसको नहीं कर सकेंगे। सर बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का टाइम आ गया एंडिंग पे। लास्ट में आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे हम सब देखने वाले? मैसेज आई थिंक इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि इट्स हाई टाइम that everybody takes responsibility for their own actions. ये ब्लेम गेम, रोना धोना, लोगों को, गवर्नमेंट्स को, चीज़ों को ब्लेम करना, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम इसको छोड़ दें और अपने एक्शन पे तवज्जो दें। अपनी सारी एनर्जी जो है वो अपने एक्शंस में लगाएं, एंड सक्सेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। वंस यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, चीज़ें सीधी होने लग जाती हैं खुद ही। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। नो डाउट सबको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अगर आपको मजीद कुछ किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो अफान सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके पेज पे। थैंक यू सो मच सर, अगेन आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आप सब देखने वालों से भी हम इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे PNY ट्रेनिंग्स के नेक्स्ट लाइव शो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।